हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज दिन में मैंने दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे का एग्रीकल्चर जो पार्ट है, चैप्टर नंबर 7 वॉल्यूम 2, वो मैंने अपलोड किया है फ्रेंड्स। तो उसके साथ में एक जो हमारा जो इंडिया ईयर बुक चल रहा था सीरीज, उसका भी हम एग्रीकल्चर नाम से एक चैप्टर है दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें दी गई है, तो वो अपन कवर कर लेते हैं। छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। तो सारा का सारा अपना एग्रीकल्चर जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा, दोनों इंडिया ईयर बुक और इकोनॉमिक सर्वे से। काफी कम चीजें यहाँ पे, थोड़ा सा एडिशनल चीजें वो अपन देखेंगे, जो वहाँ पे कवर है वो यहाँ पे अलग से नहीं देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन ने देखा कुछ देर पहले, जो एग्रीकल्चर का जो एम्प्लॉयमेंट में शेयर है 54.6%। उसके बाद में जीवीए में हम बात करते हैं, जीवीए के अंदर 2019-20 में 17.8% था एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का वेटेज। दोस्तों इसके साथ में बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सारे स्टेप्स लेता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके इस सेक्टर का। तो उसी की दिशा में दोस्तों जो हमारे सोयल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करने के लिए सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई जा रही है, और हमारा इरिगेशन और वाटर एफिशिएंसी जो है बढ़ सके उसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। ये सब अपन डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, या आप पेन कॉपी लेके बैठो, ये नोट कर लो, इनको आपको कवर करना है दोस्तों। साथ में यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए दोस्तों ई नैम चलाया जा रहा है, और साथ में जो रिस्क मिटिगेशन के लिए दोस्तों क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई थी 2016 से। ये सब स्कीम्स इसके अंदर दिया गया है। प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन को आपको दोस्तों मैंने बोला है, लेटेस्ट पीआईबी से जो एस्टिमेट है वो आपको देख के जाना है एग्जाम से पहले। उसके बाद में नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स भी चल रही है, 2007 में लाई गई थी दोस्तों। अब आते हैं अपन मेजर प्रोग्राम्स, मेजर स्कीम जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दोस्तों ये स्कीम 5 साल के लिए अप्रूव की गई थी 2015-16 से 2019-20 के लिए 50,000 करोड़ इसका टोटल आउटले था। अगर हम लोग बात करते हैं ना इस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, वो है सबसे पहला था दोस्तों, जो अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट्स है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में उन सबका कन्वर्जेंस हो। सेकंड इसके अंदर दोस्तों ऑब्जेक्टिव था कल्टीवेबल एरिया, उसके अंदर हम लोग बढ़ोतरी करें। तीसरा था फ्रेंड्स, जो फार्म ऑन फार्म वाटर यूज है एफिशिएंसी बढ़ाएं ताकि वेस्टेज कम हो सके वाटर का। और उसके बाद में दोस्तों था प्रिसीजन इरिगेशन के ऊपर फोकस किया जाए, और दूसरी जो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इसका एम था। और साथ में सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज को भी हम लोग प्रमोट करें। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पानी को बचा के पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस पर्टिकुलर स्कीम का नारा था दोस्तों। ये पर्टिकुलर स्कीम मिशन मोड में चलाई जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजुवेनेशन विथ पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट, ये है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन में चलाई जा रही स्कीम। एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट पीआईबी से डाटा देख लो, जो इस बार बजट में टारगेट रखा क्या रखा गया वो काम का है, पुराना डाटा काम का नहीं है। इसके अंदर ये कि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट सबवेंशन देती है 3 लाख रुपए तक जो आप अगर लोन लेते हो तो उसके अंदर दोस्तों आपको 7% पर एनम देना पड़ता है ब्याज, और अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो आपको 3% और सबवेंशन मिल जाता है, यानी इफेक्टिव रेट आपके रह जाती है 4%। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्रॉप इंश्योरेंस। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड में हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा जो कृषि है काफी ज्यादा मतलब वेराइटीज चीजों पे डिपेंड करता है। तो उसके कभी कभी क्या नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट डिजीजेस, ये सब वेदर कंडीशंस की वजह से फसल खराब होने का डर रहता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों सबसे पहले, थोड़ा पुरानी बात है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम चलाया था, जिसके 3 सब कंपोनेंट्स थे, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, और कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम। ये 3 स्कीम्स थी जिनका जो मेन स्कीम था नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को विड्रॉ कर लिया गया था इस एनसीआईपी के आने के बाद में। और उसके बाद में हम लोग अगर बात करते हैं 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी सरकार आई थी, उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। उसके साथ में जो यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इन सबको भी इन्होंने दोस्तों रिवाम्प किया था। तो क्रॉप इंश्योरेंस के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट, प्राइसेस और एमएसपी। ठीक है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफसीआई एजीएन के लिए और नाबार्ड के लिए, दोनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है दोस्तों एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली इनका ये जो मैंडेट है, एक बैलेंस इंटीग्रेटेड वे में प्राइस स्ट्रक्चर सजेस्ट करना है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। टोटल 23 क्रॉप्स है, उनका एमएसपी ये लोग अभी सजेस्ट कर रहे हैं कमीशन वाले। उसके अंदर हम लोग बात करते हैं डिटेल में कौन सी, तो 7 तो सीरियल क्रॉप्स हैं, पैडी, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी और बार्ले, और 5 पल्स दालें हैं, ग्राम, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल, और 7 ऑयल सीड्स है दोस्तों, और कोपरा, कॉटन, राजूट, शुगर कैन। ये सब 23 टोटल क्रॉप्स है जिनके लिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड करती है दोस्तों एमएसपी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। साथ में हर साल एक रिपोर्ट सबमिट करती है। अगर हम लोग बात करते हैं 5 ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज इनके रखते हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, शुगर कैन, राजूट एंड कोपरा। ये 5 ग्रुप कमोडिटीज का है जिनके लिए कमीशन फॉर सीएसी भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड करता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो एमएसपी डिसाइड करती है एक पर्टिकुलर कमीशन, तो क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या बातें ध्यान में रखती है। सबसे पहले कॉस्ट दोस्तों, ऑब्वियसली कॉस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट सबसे पहला फैक्टर होता है। उसके बाद में अलग फैक्टर्स कंसिडर करती है, जैसे डिमांड और सप्लाई, प्राइस ट्रेंड क्या है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरक्रॉप प्राइस पेरिटी क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है दोस्तों एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बीच में, और उसके बाद में इम्पैक्ट क्या रहेगा कंज्यूमर्स के ऊपर, और उसके साथ में जो हमारे जो रिसोर्सेज लैंड और वाटर, इनका यूटिलाइजेशन भी एक मतलब फेयर और एक मतलब रैशनल अप्रोच में हो सके, इसलिए भी एमएसपी को मतलब वो देती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप को ज्यादा तवज्जो दे दिया जाए तो लोग उसको बेसिकली ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो रिसोर्सेज तो डिप्लीट हो सकते हैं। तो सब चीजों की मतलब कमीशन का एक मैंडेट है दोस्तों, एक बैलेंस मेंटेन करना। उसके बाद में हम लोग यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कॉस्ट ही एक मुद्दा नहीं है दोस्तों, पैसा ही एक मुद्दा नहीं है, सब चीजों का एक ओवरऑल बैलेंस मेंटेन करना रहता है जब एमएसपी डिसाइड करती है कमीशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पोर्टल की बात की गई है, सोयल एंड वाटर प्रोडक्टिविटी में हम बात करते हैं तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इन्होंने डेवलप किया एनबीएसएस भूमि जियो पोर्टल, जिसका मेन जो मकसद है दोस्तों हमारे मेजर जो फिजियो जियोग्राफिक रीजन, सब फिजियो जियोग्राफिक रीजन, इन सबको मैप करना है। अब आते हैं हम लोग लाइव स्टॉक पे। लाइव स्टॉक के अंदर इसमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स दी गई है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए। कैटल ब्रीड्स, गिर, कांकरेज, साहिवाल, ये सब पूछता है, मतलब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नल्ली रवि, भादावरी, स्वाम्प, जाफराबादी, पंदरपुरी, सूरती ब्रीड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कैटल का ब्रीड है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज पे आते हैं दोस्तों। अब सभी को पता है पुराने जमाने से हमारा दोस्तों इंडिया का जो कल्चर है, जो रूरल इकोनॉमी है, उसका एसेंशियल पार्ट रहा है पशुपालन। तो पशुपालन अगर इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों तो कई तरीके से फायदा करता है दोस्तों। हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल हमारा कई बिलीफ है उनको भी ये मतलब कंटिन्यू करते हैं, साथ में गेनफुल एम्प्लॉयमेंट भी देता है रूरल के जो लोग हैं, जो गरीब तबका है उसको दोस्तों, जो लैंडलेस तबका है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, एक काफी मतलब न्यूट्रिशियस फूड भी देता है, एक मतलब उनका वही लोकल आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, ये पर्टिकुलर सेक्टर दोस्तों। जो आत्मनिर्भरता आज बात कर रहे हैं ना, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, आत्मनिर्भरता तो हमारे पहले से डीप रूटेड है, रूरल इकोनॉमी का पार्ट है दोस्तों। मतलब ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, इनडायरेक्टली हम रूरल इकोनॉमी आत्मनिर्भर ही है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट जो लास्ट कोरोना के बाद में जो नारा दिया गया ना, मैं बिल्कुल भी नया नहीं मानते, पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब इसको मतलब ज्यादा प्रमोट, ब्रांडिंग और मार्केटिंग किया जा रहा है इसका। चलो आगे। उसके अलावा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 29% वेटेज इसका एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग का, जो मैंने पहले इकोनॉमिक सर्वे में आपको बताया था। मिल्क प्रोडक्शन का अपन ने वहां पे कवर किया, वही है, कुछ अलग नहीं है। इसके अलावा दोस्तों नेशनल लाइव स्टॉक मिशन भी चल रहा है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं लाइव स्टॉक सेंसस भी इसमें कंडक्ट की गई है, 2019 में इसका 20वां सेंसस आया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है दोस्तों देश में 4.6% से बढ़ गई है अभी फिलहाल दोस्तों, ये है 536 मिलियन। ठीक है, इसको याद रखो आप। उसके अलावा लास्ट जो इस टॉपिक का पार्ट है वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन। दोस्तों राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करते हैं ना, इसका क्या मेन मकसद है, जो हमारे इंडिजिनस वोमेन ब्रीड्स हैं उनको बचाना, उनको कंजर्व करना मेन मकसद दिसंबर 2014 से चलाया जा रहा है। और साथ में एक जो हमारी गरीबी जो रूरल एरिया की उसको भी हटाने का काम करेगा दोस्तों, क्योंकि 80% जो है
जो इंडिजीनियस हमारे जो एनिमल्स है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स या फिर लैंडलेस लेबर के साथ में है दोस्तों। ये स्कीम दोस्तों हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है एनहेंसमेंट उसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, और साथ में जो बढ़ती हुई जो हमारी मिल्क की डिमांड है, और साथ में डेयरिंग को मोर रेम्यूनरेटिव दोस्तों बहुत ज्यादा मतलब किफायती यानी कि ज्यादा मतलब मूल्य मिले डेयरिंग फार्मर्स को, ये इसका एम रखा गया है। अगर हम लोग बात करते हैं इसका मतलब एक कंप्लीट वे में क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। पहला दोस्तों टू एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ बॉबिन्स एंड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन ए सस्टेनेबल मैनर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएं। दूसरा टू प्रोपेगेट यूज ऑफ हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स फॉर ब्रीडिंग पर्पजेस, ठीक है समझ रहे हैं आपके हमारे जो ब्रीडिंग है इंडिजिनस उनको बढ़ावा मिले। तीसरा दोस्तों टू एनहांस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज थ्रू स्ट्रेंथनिंग ब्रीडिंग नेटवर्क एंड डिलीवरी ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज एट द फार्मर्स डोर स्टेप, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट का दोस्तों टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन ए साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर, यानी कि सब तरीके से कंप्लीट साइंटिफिक मैनर में हम लोग मतलब कंजर्व करें हमारे इंडिजिनस कैटल और बफेलो ब्रीड्स का। उसके बाद में फिशरीज में दोस्तों बात करते हैं, हमारा सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन में चाइना के बाद में। और इसके बाद में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर डाटा दिया गया, आई थिंक अपन ने कवर कर लिया है जो भी इसका इंडिया ईयर बुक का जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर का जो पार्ट था, अपन अलग से कवर करेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर की स्कीम्स है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और बाकी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है एग्रीकल्चर की स्पेसिफिक स्कीम। आई थिंक अपन को ये वीडियो एंड करना चाहिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों अपने एग्रीकल्चर का ये जो चैप्टर 4 है इंडिया ईयर बुक का कवर कर लिया। अगर आपको चैनल पे नए हो कुछ तो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में लाइक करो और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक आप ये एग्रीकल्चर तो सब जगह ही आता है चैप्टर यार, तो यूपीएससी एसएससी कोई भी एग्जाम का नाम लो सब जगह काम आता है, तो आप जरूर सबके साथ शेयर करो, सपोर्ट करते रहो, पढ़ते रहो दोस्तों। चलो वीडियो खत्म करता हूँ।